सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 और काफ़ी ज़्यादा इस पे हमने बात कर ली थी। लेकिन थोड़ी सी दो चार बातें और रह गई हैं। अभी तक हमने पेस्ट के ऊपर बातें करना शुरू की हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लेकिन इन इन्वायरमेंट्स के अलावा भी कुछ एक्सटर्नल बातें हैं जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। और हम उसको यूँ लिख सकते हैं जैसे जिसमें आप हेडिंग हेडिंग डाल दो, बल्कि अदर other external influences, other external influences on business activity, other external influences। सबसे पहला influence of, सिर्फ ये फैक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बातें पता होनी चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। इन्फ्लुएंस ऑफ कंपेटिटर्स, या हम लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लायर्स। क्या कंपेटिटर्स के होने से या कंपेटिटर्स के ना होने से या ज्यादा होने से या पावरफुल होने से क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर कंपटीशन ज्यादा है किसी मार्केट में तो वो अलग तरह की मार्केट है, बिजनेस उसमें अलग तरह से सोचेगा। कंपटीशन अगर कम है तो अलग तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी, अलग तरीके के एक्शंस बिजनेस ले रहा होगा। इसी तरह सप्लायर्स का होना भी बिजनेस के, क्योंकि देखो ये वो सारी बातें जो एक्सटर्नल है ना, हमने बात यहीं से शुरू की थी कि एक्सटर्नली बिजनेस पे क्या क्या बातें अफेक्ट करती हैं। तो हमने पॉलिटिकल बात की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स, इसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी आ गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब मैं अदर छोटे मोटे जो और एक्सटर्नल बातें मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कंपटीशन आपके बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आप अलग तरह की मार्केटिंग, जैसे अगर आपका बिजनेस है टी शर्ट्स का और आपका एक बड़ा अच्छा नया कंपेटिटर आ गया मार्केट में जो बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई ब्रांडेड शर्ट्स बेच रहा है, और वो आपका मेन कंपेटिटर है अगर लेट्स से, तो नाउ you will have to think about it, because if you are not thinking about it, the customers might switch. Now you have to do something. You also have to bring in new variety. You might have to offer discounts. You might have to do something, right? यानी कि कंपेटिटर के एक्शंस भी हमारे बिजनेस पे सीरियस इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर्स के जो एक्शंस हैं, अगर सप्लायर कोई लेट्स से डिस्काउंट लगा रहा है या अगर सप्लायर कम है मार्केट में, तो फिर अगेन हमारी एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट होगा। सप्लायर अगर बिजनेस बंद कर रहा है अपना तो वो भी हमें इम्पैक्ट करेगा। अब ये वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इस तरह इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होता है, ये बहुत बड़ा मसला है, जिसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, जैसे यूं समझो, जैसे एक चीज होती है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म सुना है? अब ये चीजें वो हैं जो याद नहीं करनी, सिर्फ सुन लो एक दफा नोट्स बना लो एंड यू जस्ट रीड इट दो तीन दफा। अब प्रोटेक्शनिज्म ये होता है कि अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स ट्रेड करते हो, या समझो कि अगर आप कोई चीज खरीदते हो वहां से, जैसे अगर ये पाकिस्तान है और ये जर्मनी है, और अगर हम जर्मनी से गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर लगेगा टैक्स, जिसको कहते हैं टैरिफ्स, ड्यूटीज, है ना? यानी कि अगर हम कोई बाहर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर हम अपने कंट्री में किसी और कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पे लगते हैं टैक्सेस, उस पे लग, या जिसको कहते हैं यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स ना, उनको कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। और ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? टैरिफ, ड्यूटीज, कोटाज, लिमिट्स होती हैं। बेसिकली कोटा इज अ फिजिकल लिमिट कि आप इतने प्रोडक्ट इतने गाड़ियों से ज्यादा नहीं मंगवा सकते। इस तरह के जो पॉलिसीज होती हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। और एक होती है पॉलिसी जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है जिसमें आप कोई टैक्स या कोई ड्यूटी या कोई, ये इकोनॉमिक वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसमें ये होता है कि कोई ट्रेड बैरियर, नो ट्रेड बैरियर्स आर यूज्ड, यू जस्ट फ्रीली अलाउ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इसका होना क्या हमें, अब अगर हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि शायद हमें टैक्सेस पे करना पड़े। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफी सारे अब
कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड स्टेट्स स्पेशली, दे आर नाउ कमिंग अप टू सम ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स, दे आर नाउ अग्रीइंग के यार हमें ना मिल के काम करना चाहिए। कब तक हम इस तरह के टैक्सेस और ड्यूटीज और करते रहेंगे? देखो दुनिया में अब कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग ग्लोबलाइज्ड, नाउ वी नीड टू अग्री ऑन द फैक्ट कि हर मुल्क हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर कॉटन प्रोडक्ट्स में अच्छा है तो वो उसके पास ऑयल रिजर्व तो नहीं है, तो वो ऑयल प्रोडक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह हर कंपनी की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, हर कंट्री को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए इनफैक्ट हमें इंकरेज करना चाहिए। तो इससे अल्टीमेटली पूरी दुनिया या पूरा हर मुल्क का फायदा होगा। डेवलपिंग कंट्रीज के पास बहुत सारी चीजें नहीं है, अगर आप टैक्स वैक्स हटा दो तो वो कितनी आसानी से चीजें मंगवा के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि काफी सारे कंट्रीज अब कुछ ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिसमें यूएस, यूके, चाइना, ये सारे जो सुपर पावर्स चल रहे हैं या जो डेवलप्ड स्टेट्स चल रहे हैं, ये आपस में काफी सारे ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि दुनिया में गुड्स की मूवमेंट इजी हो जाए, ताकि कंट्रीज कैन इजीली ट्रेड विद ईच अदर, जिससे फिर जाहिर है कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, वैरायटीज बढ़ जाएंगी, और मे बी सप्लाईज रॉ मटेरियल की इन इनफ्लोज बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो बेसिकली हर मुल्क का फायदा होगा इन ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स का। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन अब जाहिर है हर मुल्क इसको अग्री नहीं करता। कुछ मुल्क ये भी कहते हैं कि नहीं यार, उससे हमारे डोमेस्टिक फर्म्स का क्या होगा, हम खुद कैसे सरवाइव करेंगे। वो फिर अब अलग अलग माइंडसेट्स हैं, लेकिन बस अब आपको ये पता होना चाहिए दैट नाउ द कंट्रीज आर साइनिंग अप फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स, दे आर इनकरेजिंग free trade, they are discouraging these barriers, they are discouraging these tariffs and quotas, ताकि goods can freely move around, and this is going to benefit all of the countries, that's what the concept is। बट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स हो रहे हैं और अगर हम इस तरह के मुल्क में हैं जहाँ पे हमारे लेट्स से गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि अब ये ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स होने चाहिए और अब ये टैक्स वैक्स, तो फिर हमारे लिए शायद वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, हमारे लिए वो शायद अब थ्रेट भी हो सकता है। देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं। सही है। और इसके अलावा एक और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल्स पता है ना, वो सारे बिजनेसेस, a business with a production facility in more than one country। एक मुल्क से ज्यादा में अगर कोई प्रोडक्शन चलाना चाहता है या एक मुल्क से ज्यादा में अगर वो ऑपरेट कर रहा है प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीनेशनल बिजनेसेस। और वैसे अगर बिजनेस मल्टीनेशनल है तो उसको बहुत फायदे भी होते हैं, जाहिर है, क्योंकि पूरी दुनिया की रिसोर्सेज उसको मिल सकती हैं, अलग अलग मुल्क की अलग अलग रिसोर्सेज। रिस्क रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि अगर एक आध कंट्री में कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो भी आप अ, बर्दाश्त कर लोगे। अगर लेट्स से आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों जगह काम कर रहे हो और पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर आप मे बी इंडिया और बांग्लादेश की मार्केट आपको बचा लेंगी। रिसोर्सेज, फायदे हैं ना। और क्या फायदे हैं मल्टीनेशनल होने के? रिसोर्सेज मिल जाती हैं, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है, ब्रांडिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि कस्टमर कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है, और काफी सारे कॉस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके प्रॉब्लम्स भी हैं मल्टीनेशनल होने के, कि मैनेजमेंट इज अ मेजर चैलेंज, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस आपको चलाना और मैनेज करना तो मुश्किल होगा, है ना। और मे बी टैक्सेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, डबल टैक्सेशन होती हैं कि आप वहां पे भी टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ भी टैक्स पे कर रहे हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पैसा वापस लाने का एक मसला होता है कि लाओगे कैसे, उस पर अगेन टैक्स लगेगा। तो ये डिस इकोनॉमीज के इश्यूज आ सकते हैं। और डिफरेंट, ये पॉइंट समझ आएगा अब आपको, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हर मुल्क के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग हैं, हर मुल्क में पॉलिटिकली डिफरेंट चेंजेस हैं, इकोनॉमिकली डिफरेंट है इन्वायरमेंट।
सोशली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकली। अब हर मुल्क में अगर आप 4 5 6 मुल्कों में काम कर रहे हो और हर मुल्क का आप रिलीजन, उसका कल्चर, उसके टेक्नोलॉजी, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमिक्स पूरी स्टडी करना और उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके चलाना इज नॉट इजी। ठीक है। और मल्टीनेशनल जाहिर है अगर आएंगी ज्यादा मुल्क में तो फायदे भी हैं मुल्क के, लेकिन जाहिर है हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। बस इतना पता होना चाहिए कि अगर मल्टीनेशनल आप ऑपरेट करते हो तो उससे आपको क्या फायदे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मल्टीनेशनल होना या इनफैक्ट अब दूसरे कंट्रीज में जाके इस तरह से सेटअप करना इज गेटिंग अ बिट इजियर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि नाउ कंट्रीज डू वेलकम मल्टीनेशनल्स, कंट्रीज लव मल्टीनेशनल्स, सम कंट्रीज। क्योंकि जब कोई नया मल्टीनेशनल आता है तो सिर्फ उसके आने से बिजनेस नहीं आता, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करवाती है, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, कितना टैक्स जनरेट होगा। फायदे हैं मुल्क के मल्टीनेशनल। केएफसी और नेस्ले और यूनिलीवर और ये सारे मल्टीनेशनल्स ही हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सही है। हाँ, मुल्क के लिए प्रॉब्लम भी है, वो आपको क्लियरली पता है प्रॉब्लम्स के। डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफ़र करती हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन मल्टीनेशनल्स के होने से फायदा भी होता है मुल्क को। ठीक है। नंबर वन, अदर फैक्टर्स या अदर एनवायरमेंटल बातों में एक तो ये कंपटीशन होने से बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, कंपेटिटिव एक्शन से। सप्लायर्स के डिसीजन से आपके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपके मुल्क में ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स चल रहे हैं या ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। और मल्टीनेशनल्स का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि मल्टीनेशनल्स आर नाउ बिकमिंग वेरी फेमस, एंड मल्टीनेशनल होने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 इज गेटिंग टू लेंदी, एंड इट्स एक्चुअली गेटिंग लेंदी, इट्स एक्चुअली लेंदी। है इंटरेस्टिंग और मजे की कॉन्वर्जेशन है, लेकिन है थोड़ी ज्यादा। ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।